चलो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है संगमकालीन समाज। कल हमने देखा था दक्षिण भारत के बारे में, कई सारे राजाओं के बारे में हमने पढ़ा, और आज का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंक्लूजन करके पढ़ना है, क्योंकि अलग अलग राजाओं के माध्यम से हम संगम काल के चोल, चेर, पांडे उसको हमने डिटेल में पढ़ा। तो वहाँ पे चोलों के अलग अलग सम्राट के बारे में पढ़ा, चेर के अलग अलग सम्राट के बारे में पढ़ा, और पांडे के अलग अलग सम्राट के बारे में हमने पढ़ा। आज देखेंगे कि आखिर पूरा एरिया यानी कि चोल, चेर और पांडे जो है, अगर तीनों के एरिया की बात यानी कि पूरा संगम काल की अगर बात करें, ओवरऑल समाज कैसा था। हम सोसाइटी की बात करेंगे, आखिर समाज में लोग, जैसे राजा की स्थिति तो हम चूँकि डिटेल में बताएं राजा कैसा था, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी कैसा था और लोग किस चीज़ को मानते थे, लोगों के विचार कैसे थे, लोग मतलब कहते हैं कि लोगों का इमोशन किस चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना। देखिए होता क्या है कि आमतौर पे जितने भी राजा होते हैं, मतलब जितने भी जो बड़े बड़े लेखक होते हैं, वो राजाओं के बारे में ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं, जबकि आम लोगों की ज़िंदगी भी इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, तो ज़रा देखें कि संगम काल के समाज में लोगों की स्थिति कैसी थी, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि आखिर संगम कालीन समाज के बारे में हमारे पास जानकारी के स्रोत कहाँ से मिले। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो संगम साहित्य के माध्यम से हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। उसके अलावा महापाषाण मतलब क्या, एक ऐसा जो एक कब्र कह सकते हैं जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था और साइड साइड से बड़े बड़े पत्थरों से उसको मतलब घेरा लगा दिया जाता था। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, महापाषाण, जिसको अपने आप में समाधि स्थल भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को हम दफनाते थे। अच्छा, उस समाधि स्थल में और भी कई सारी चीज़ों को साथ में दफनाया जाता था। हमने कल भी पढ़ा था, खाने पीने का सामान, जानवर, उसके बाद लोहे का भी बहुत सारा सामान वगैरह जो है वो उसमें डाल दिया जाता है। खास करके कैसे सामान, लोहे का, ध्यान रखिएगा कृषि से संबंधित सामान वहाँ पे नहीं था। ज़्यादातर जो युद्ध में जो इस्तेमाल होने वाले जो औजार थे वो उसमें डाल दिया जाता था, ताकि जब ये जो भाई साहब जो जिनका डेथ हुआ है, जब ये आराम से ऊपर जाएँ तो उनको किसी चीज़ का दिक्कत ना हो। अगर किसी से लड़ाई वगैरह अगर हो जाए तो वहाँ पर उनको हथियार ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हथियार वगैरह सब चीज़ में डाला जाता था। अब देखिए, अब एक चीज़ और देखना है, इस समय की जो संगम कालीन समाज था वो कैसा सोसाइटी था। मातृसत्तात्मक सोसाइटी था। मातृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है, मातृसत्तात्मक समाज का मतलब होता है कि एक ऐसा समाज जहाँ पर कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर है। समाज के जो बड़े बड़े फैसले होते थे, उस बड़े बड़े फैसलों में जो है महिलाओं का भी योगदान रहता था। जैसे घर में, जैसे हम कई बार इस चीज़ का एग्जांपल हम देख चुके हैं कि आज घर में खाना क्या बनेगा, इस चीज़ का फैसला आमतौर पे महिलाएं करती हैं। लेकिन इस घर के अगर कोई बड़े फैसले, जैसे कि ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई बात हो, तो वहाँ पर आमतौर पे डिसीजन कौन लेता है, जैसे लेते हैं। जैसे आज देखिए ना कि जब भी संपत्ति का जो बंटवारा होता है उसमें आमतौर पे जो महिलाएं हैं या फिर लड़कियों को उसको संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है, तो बेटी की तुलना में मतलब बेटा को मिल जाता है। तो ये भी अपने आप में क्या है, ये भी तो पितृसत्तात्मक है। देखिए पैट्रियार्की बहुत बड़ा चीज़ है, उसको केवल हम संपत्ति तक ही सीमित नहीं सोच सकते हैं। पैट्रियार्की वो भी है कि रात में मतलब किसको कितने बजे तक बाहर जाने की इजाज़त है। जैसे कोई लड़का है तो वो आराम से 4 बजे सुबह तक पार्टी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ लड़की है तो उसको इजाज़त नहीं है। ये भी अपने आप में क्या है, पैट्रियार्की ही तो है कि मतलब कि किसी खास मतलब पुरुष वर्ग को इतना ज़्यादा बेनिफिट दे रखे हो, जबकि महिलाओं को ये सारा चीज़ छूट नहीं है। तो ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में जो है पितृसत्तात्मक है, क्योंकि ज़्यादातर फ़ायदा किसको मिलता है, पुरुषों को। जैसे देखिए गाँव कितना खूबसूरत हो सकता है, ये पूरा गांव अगर सही से आज तक भी सच में कोई घुमा है तो वो लड़का ज़्यादा घुमा है, क्योंकि वो लड़का दिन भर इधर उधर बौखते रहता है, घूमते रहता है। कभी मन किया फील्ड चला गया घूमने के लिए, कभी मन किया कभी नदी चला गया घूमने के लिए, कभी मन हुआ दूसरे गांव में थोड़ा सा चक्कर उक्कर लगा के आ गए। जबकि लड़कियों को ये छूट नहीं होता है, गाँव में वो आमतौर पर उतना ज़्यादा घूमती भी नहीं है। और इसलिए कभी कभी कहते हैं कि गाँव की तुलना में शहर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि शहर में क्या होता है कि वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ पर आराम से मज़े से घूमिए। तो वहाँ पे पैट्रियार्की शहर में उतना ज़्यादा हावी नहीं है जितना ज़्यादा कि भारतीय गांव में दिखता है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा भारत में ही पितृसत्तात्मक है। जैसे भारत की अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात अगर हम करें तो वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब कि पैट्रियार्की नहीं है, वहाँ पे मातृसत्तात्मक के भी कुछ गुण देखते हैं। जैसे चोल, चेर, पांडे के बारे में जो हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पर कुछ शासक ऐसे भी थे जो कि पत्नी पूजा भी कराते थे। वो पत्नी पूजा तो कन्नगी के जो है रानी जो कन्नगी थे उनके उपलक्ष्य में जो है पत्नी पूजा भी कराया जाता था। तो महिलाओं के वहाँ पे अच्छा खासा सम्मान था।
हालांकि इससे पहले जब सातवाहन वंश पढ़े थे तो वहाँ भी तुम देखना कि जितने भी सातवाहन वंश के जो शासक होते हैं उनके नाम से पहले उनके माता का नाम होता है। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो जैसे कि सातकर्णी के माँ का नाम क्या था, गौतमी बलश्री, तो उनके नाम का इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सातवाहनों के समय में मातृसत्तात्मक समाज था। ध्यान देना, वहाँ पर सिर्फ नाम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि रियलिटी क्या है, वो पितृसत्तात्मक ही था। ठीक है, तो अच्छा दूसरा बात क्या देखते हैं, मातृसत्तात्मक समाज था, ये बात तो समझ में आ गया। दूसरा चीज़ देखते हैं कि जो दक्षिण भारत का जो समाज था वो ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दो मतलब गुटों में बटा हुआ था। तो जो लोग ब्राह्मण थे, खास करके जो वैसे ब्राह्मण जो उत्तर भारत से आए थे, तो चूँकि उत्तर भारत में भी ब्राह्मण समुदाय के लोग रह रहे थे, तो उत्तर भारत से जो आने वाले जो ब्राह्मण थे उनका नाम क्या था, वेडियार। बस ये याद रखना है कि उत्तर भारत से जो आने वाले लोग थे, जो ब्राह्मण समुदाय के जो लोग थे, उनको क्या बोलते हैं, वेडियार। वेडियार खाली याद रखना है। उसके बाद जब महिलाओं की बात कर रहे थे तो हम लोग क्या देखते हैं कि मातृसत्तात्मक समाज तो था, महिलाओं को अच्छा खासा जो है मतलब सम्मान भी था। उसके अलावा देखते हैं कि महिलाओं को शिक्षा एवं काव्य लेखन में भी अच्छा खासा प्रोग्रेस कर चुकी थी। मतलब कि महिलाओं का जो एजुकेशन का लेवल था वो भी काफ़ी अच्छा हो चुका था। काव्य लेखन मतलब वो कविताएं, कहानी, वो साहित्य में भी, जो लिटरेचर में भी उनका जो है अच्छा खासा योगदान माने जाने लगा। कुछ कवि का भी नाम देख लेते हैं। जैसे कवि दरअसल ये कवियत्री हैं। क्या है ये, कवियत्री, लेखिका, यानी कि जो कविता वगैरह लिखते हों या फिर जो लिटरेचर वगैरह लिखते होंगे। जैसे एक लेखिका है, उनका नाम है ओवियार। क्या नाम है इसका, ओवियार। और दूसरा नाम है नच्चे लिमर। देखिए नाम बहुत मुश्किल है याद रखना, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि कुछ महिलाओं का जो है, जैसे कुछ ही महिला जिनके बारे में पता चलता है कि वो काफ़ी विद्वान थी। तो एक का नाम है अवियार, दूसरा नाम है नच्चे मिलन। अच्छा, इधर वाला तो ऐसा करते एक तरफ से इसको ख़त्म करते चलते हैं समझ के। दूसरा बात देखते हैं कि संगमकालीन समाज में जो मृतकों का जो संस्कार होता था, जो लोगों को दफनाया जाता था, अभी हम जस्ट पढ़े थे यहाँ पे कि समाधि के रूप में भी, मतलब समाधि के रूप में ज़्यादातर मिलता है। अच्छा, पुराने समय में यानी कि दक्षिण भारत के समय में की हम बात करें, यानी कि संगम काल के टाइम की अगर बात करें, तो लोगों को दो तरह से दफनाया जाता था। मतलब दफनाया क्या जाता था, मतलब अंतिम संस्कार होता था। एक तरीका क्या था, समाधिकरण, वही बड़े बड़े पत्थर साइड से दे करके उसको कब्र में दफना दिया जाता था। और दूसरा क्या था, अग्निदाह। अग्निदाह जैसे आजकल जो चल रहा है, मतलब कि लोगों को जो लकड़ी के माध्यम से जलाया जाता है, अब तो इलेक्ट्रिक के माध्यम से भी जलाया जाता है। यानी कि दोनों तरीका था, एक था शवदाह, यानी कि अग्नि के माध्यम से जला दो, और दूसरा क्या है, समाधिकरण। समाधिकरण में क्या होगा, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक तरफ गड्ढा यहाँ पर खोद दिया जाएगा, इस्तेमाल लो ऐसे करके लेटाया आदमी को, अब अगल बगल से क्या करेगा, बड़ा बड़ा पत्थर घेर देगा। अच्छा, घेर इसलिए देता था, बड़ा बड़ा पत्थर इसलिए भी घेर देता था कि वो ऐसा ना हो कि कहीं भूत बन के बाहर निकल जाए। लोगों को ये भी डर लगता, देखो उस समय जो संगम काल के टाइम की बात अगर हम करें, तब भी अंधविश्वास ज़बरदस्त था। ये भी डर था कि बड़ा बड़ा, अच्छा कभी कभी तो क्या करता था, कब्र के ऊपर बड़ा बड़ा पत्थर भी जाके दे देता था। एकदम जैसे नहीं होता है कि मतलब अंदर कोई सामान पड़ा हुआ, उसको ऊपर पूरा टाइटली पैक कर देता था ताकि वो निकल ना सके, इतना भारी भारी पत्थर दे देता था। डरते थे लोग कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है मृतक जो है अंदर जो है बाहर निकल के चला है। देख लो कि जैसे कई सारे फिल्मों में ये सब चीज़ दिखाया भी जाता है कि अचानक से जो है लाश जो है निकल जाता है बाहर, है ना। तो ये सब चीज़ डर पहले भी देखो होता कि जो फिल्मों के माध्यम से जो चीज़ जो दर्शकों को दिखाया जाता है वो क्या है, लिटरेचर ही तो है कि पुराने समय में इसके बारे में क्या क्या धारणाएँ थी, भूतों के बारे में लोग क्या सोचते थे, वही सारा चीज़ तो फिल्मों और सीरियलों में दिखाया जाता है। तो देखो ज़्यादातर अगर हम बात करें कि ज़्यादातर लोगों का मृतक संस्कार कैसे होता है, कि मृतकों का जो संस्कार होता था वो ज़्यादातर लोग कैसे करते थे, वो करते थे समाधिकरण के माध्यम से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज़ और देखो, संगमकालीन समाज ऐसा कोई समाज नहीं था जहाँ पर कि राम राज्य था, ये भी ध्यान देना। मानते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के चंद्रगुप्त कह रहे हैं, सॉरी वो तो गुप्त काल में पढ़ेंगे ना हम लोग। हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि संगमकालीन समाज मातृसत्तात्मक था, उतना ज़्यादा विषमता हम नहीं कह सकते, लेकिन तब भी जो इनइक्वालिटी की जो बात करते हैं, जो असमता की बात जो कहते हैं, असमानता की बात करते हैं, वो भी बहुत, जिसको विषमता कहते हैं। और वो कैसा विषमता था, आर्थिक विषमता। आर्थिक का मतलब होता है किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास पैसा क्या है, कम है। किसी की आय की स्रोत बहुत अच्छे हो, किसी का आय का स्रोत क्या है, बहुत ही कमज़ोर है। अब उसमें से देख लो, अब इनके नाम से ही पता चलता है कि ये आर्थिक असमानता था। जैसे अरसर किसको बोलते थे हम लोग, जो उस समय के जो शासक वर्ग थे उनको क्या बोला जाता था, अरसर। उसके बाद कौन है, वेल्लाल कौन था, उस समय के जो धनी किसान थे
जो धनी किसान थे उसको क्या बोलते थे? विल्लाल। और जो निर्धन किसान थे, जो गरीब किस्म के किसान थे, उसको क्या बोलते हैं? विल्लार। अब जब बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि विल्लाल कौन थे, विल्लार कौन थे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर विल्लाल, अब सिर्फ हम याद रखने का एक तरीका बताते हैं। जैसे विल्लाल, लाल, लालम लाल, लाल मतलब क्या है? मतलब क्या है? धनी किसान है ना। और जो बेचारे लार हो गए तो उनका क्या होगा? वो निर्धन गरीब टाइप के होंगे। तो लार, जहाँ पर लार लगा वो निर्धन होंगे, जहाँ पे लाल है वो क्या हो जाएंगे? धनी किसान। अब थोड़ा सा इधर आते हैं हम लोग, एक चीज़ और देखते हैं। जब हम लोग ये जान चुके हैं कि उस समय समाज में बहुत ही ज़्यादा असमानता था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब असमानता फिर भी तो था। अब देखो विभिन्न जातियों में लोग बटे हुए थे, ये भी देखना हमको। अलग अलग जाति में, यानी कि देखा जाए एक प्रकार से जाति प्रथा उस समय हो चुका था मौजूद। देखो कास्ट सिस्टम तो हम लोग वैदिक काल के जो बाद का जो टाइम है वहीं से देखना शुरू करते हैं, धीरे धीरे कास्ट सिस्टम जो है बनने लगता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की वजह से कास्ट सिस्टम तो ईजिली से वहाँ से निकल जाता है। विभिन्न जातियों में कौन कौन सी जाति थी? एक जाति था डमानार। क्या नाम है इसका? डमानार। डमानार क्या था? ये नमक के व्यापारियों के समूह को क्या बोलते थे? डमानार। यानी कि जो डमानार समुदाय के जो लोग थे उनका काम था नमक का व्यापार करना। तो डमानार किसको कहते थे? जो नमक का व्यापारी होता था। दूसरा क्या है? कुयावर। कुयावर किसको कहते हैं? जो कुम्हार समूह के लोग थे। कुम्हार मतलब जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? कुयावर। तो कुयावर कौन थे? कुम्हार समुदाय के लोगों को क्या बोलते थे? कुयावर कहते थे। उसके अलावा देखते हैं कोलार। तो कोलार कौन है? कोलार का मतलब होता है लोहार, है ना। अब कोलार को लोहार ऐसे याद, कोलार मतलब कोयला का, कोयला कैसे निकालेंगे? लोहे की मदद से। तो ऐसे याद रखना है। तो कोलार किसके लिए हो जाएगा? तो जो कोलार समुदाय था दरअसल वो क्या काम करता था? वो लोहे का मतलब हथियार वगैरह बनाता होगा, बर्तन वगैरह बनाता होगा, लोहे को पिघलाता होगा। उसके बाद कौन है? पेंचर। अब ये कोई पंचर नहीं बनाता था, है ना। ये एक्चुअली कौन था? जो बढ़ई का काम करता था, जो लकड़ी वगैरह का जो काम, जो नक्काशी वगैरह था, या फिर जो दरवाजे खिड़की वगैरह ये सब बनाते होंगे, या फिर जो राजा के रथ का पहिया वगैरह बनाता होगा। यानी जितना भी जो कारपेंटर का काम होता था वो काम कौन करता था? पेंचर। तो पेंचर कौन था? पेंचर बढ़ई था। कोलार कौन था? लोहार। कोयावर कौन था? कुम्हार। और डमानार कौन था? नमक का व्यापारी। याद रहेगा ना। तो अलग अलग प्रकार के विभिन्न समाज, संगमकालीन समाज में कई प्रकार की जो जातियाँ देखें। उसके अलावा देखो उसी समाज में अस्पृश्यता भी था। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत की भावना उस समय भी था लोगों में। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं यहाँ पर लोग किस तरह में बटा हुआ है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। तो निश्चित रूप में जो ब्राह्मण नहीं है उनके साथ क्या होगा? छुआछूत होगा। यानी कि जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं वो गैर ब्राह्मण के साथ क्या करेगा? वो छुआछूत करेगा ना। क्योंकि ये चीज़ छुआछूत की भावना तो पहले से भी आ चुकी है। हालांकि ये कह सकते हैं कि वैदिक काल में उतना नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक के बाद धीरे धीरे जो है छुआछूत की भावना बढ़ते चला गया। और क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि मनुस्मृति जब आया था सातवाहनों के टाइम में, याद है, तो मनुस्मृति के वजह से क्या हुआ? छुआछूत की भावना और ज़्यादा बढ़ते चला गया। अच्छा, ये जो अभी अभी आगे चल के बताने वाले हैं कि अगस्त ऋषि के बारे में, इसमें कहीं दिया हुआ है? ये छूट गया है लिखने के लिए? छूट गया है? अगस्त ऋषि छूट गया है ना। चलो, ये अगस्त ऋषि वही है जो कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत जो है, उत्तर भारत से जो दक्षिण भारत जो लोग आए थे उसमें अगस्त ऋषि ही थे जो कि वैदिक धर्म को पूरा प्रचार प्रसार अच्छे से किए थे। ठीक है। तो अगस्त ऋषि साथ साथ जो है अस्पृश्यता भी लेकर आ गए थे। अच्छा, अनटचेबिलिटी था। क्योंकि जातियों में लोग बटे रहेंगे तो निश्चित रूप से छुआछूत बढ़ेगा। इसके अलावा और क्या था? दास प्रथा भी था। मतलब कि लोगों को दास बनाया जाता था, गुलाम बनाया जाता था। जबकि हमने पहले देखा था ना कि जब हम लोग जो कई सारे जो चोल वंश के जो शासक के बारे में जब हम पढ़ रहे, खास करके देखो चोल, चेर और पांड्य, चोलों के बारे में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम देखे थे कि दास प्रथा थोड़ा सा कम था, लेकिन था जरूर। क्योंकि वो याद है करिकल के बारे में पढ़े थे हम लोग। तो करिकल क्या किया था? श्रीलंका में जो बहुत सारे मजदूरों को पकड़ पकड़ के लाया था और यहाँ पर 160 किलोमीटर जो लंबा जो है कावेरी नदी के तट पे क्या किया था? बांध का निर्माण कराया था। और साथ ही साथ जो कावेरी पट्टनम था उसको राजधानी भी बनाया था। तो दास प्रथा उस लेवल पे नहीं था, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि दास प्रथा नहीं था। दास प्रथा भी हाँ, दास नहीं, सॉरी हम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। एक्चुअली दास प्रथा नहीं था, हम गलत बता रहे हैं। हम ये देखो, हम ये नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं था। अगर मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो दास प्रथा क्या था? नहीं था। दास प्रथा क्या था? नहीं था। जबकि अस्पृश्यता क्या था?
था, छुआछूत था। हम बताए थे ना कि उनके बारे में, किन के बारे में, करिकल के बारे में बताए थे कि जो लगभग 12,000 जो है सेना को वहाँ 12,000 मजदूरों को श्रीलंका से पकड़ कर लेकर आया और यहाँ से बांध बनवाया। लेकिन उनके अलावा और किसी राजा के बारे में ये सूचना नहीं मिलता है कि कहीं दूसरे जगह पे युद्ध करके उसको बंदी बना करके लाया और ज़बरदस्ती काम करवाया। एक करिकल के बारे में थोड़ा सा सूचना मिलता है, बाकी और किसी के बारे में उतना सूचना नहीं मिलता है। तो अभी तो चूँकि हम जो पढ़ रहे हैं ओवरऑल संगम समाज की बात कर रहे हैं, किसी एक शासक के बारे में तो हम पढ़ नहीं रहे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संगम कालीन समाज में दास प्रथा था नहीं था, जबकि अस्पृश्यता था, विभिन्न जातियों में लोग बटे हुए थे, गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण समुदाय में भी लोग बटे हुए थे। अब थोड़ा अन्य सूचना देखते हैं। इसी संगम कालीन समाज में भी जैसे उत्तर भारत में 8 प्रकार के जो विवाह, जिसमें कि गंधर्व विवाह है, असुर विवाह है ना, देव विवाह है, जो इस तरह के जो विवाह है, ये विवाह जो 8 प्रकार के जो विवाह जो उत्तर भारत में जो फैला हुआ था, सेम टू सेम यही जो है दक्षिण भारत में भी आया था। ये विवाह के जो अलग अलग जो तरीका है, 8 प्रकार के, मतलब कि शादी लोग 8 तरीके से लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 8 प्रकार के विवाह मौजूद थे। उसके बाद भगवान मुरुगन की उपासना होती थी। ये मुरुगन कौन है? मुरुगन कौन है? हाँ, ये ले लो, एक सेकेंड रुको, लो पकड़ो, दे देना उसको, ये लो, ये भी ले लो, ठीक है। तो मुरुगन कौन थे? कार्तिक जी, गणेश जी की भाई, तो उनकी भी पूजा होती थी। यानी कि मुरुगन की देखो प्राचीन समय से ही देखा जाए, संगम कालीन समाज में सबसे शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए, मुरुगन की पूजा बहुत पुराने टाइम से हो रहा है वहाँ पे। विष्णु की पूजा तो बाद में शुरू हुआ था ना। जो वैष्णव धर्म था वो कहाँ से आया? उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ आया, ये तो बाद में आया। लेकिन मुरुगन की पूजा यहाँ पर बहुत पहले से चल रही थी। ये बात ध्यान रखना कि मुरुगन की पूजा ये लोग उत्तर भारत से नहीं सीखे हैं, ठीक है। उसके अलावा कहा जाता है कि माना जाता है कि अगस्त ऋषि के माध्यम से, अच्छा अगस्त ऋषि के बारे में जो बता रहे थे, किनके माध्यम से? इस अगस्त ऋषि के माध्यम से वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? उत्तर भारत से दक्षिण भारत। अभी हम लोग जो है पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े भी थे कि इसी अगस्त ऋषि की अध्यक्षता के माध्यम से संगम कालीन साहित्य का निर्माण भी हो रहा था। जो कल का जो वीडियो था हमारा, अगर कोई नहीं देखे तो पहले का वीडियो पहले देख लेना। उसके बाद फिर चूँकि ये वीडियो तब देखने में हमें ज़्यादा सही रहेगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। और तो कुछ रहा नहीं इसमें बचा हुआ, मेरे ख्याल से सारा इन्फॉर्मेशन हो गया। अब जो है, अब देखना है हम लोग को क्या, संगम कालीन समाज में जो है व्यापार कैसे होता है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, इसको वीडियो को क्या करते हैं, इसको इसको बोर्ड को मिटाते हैं और मिटाने के बाद फिर हम बताते हैं, ठीक है। तो पॉज कर लेते हैं वीडियो को पहले। चलो अब देखते हैं हम लोग संगम कालीन समाज की आर्थिक संरचना के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कृषि के बारे में। आखिर कृषि जो है किसी भी समाज का क्या होता है, सबसे बड़ा रीढ़ होता है। तो कृषि की उस सोसाइटी में कृषि की क्या हालत था वो देखो। अभी हमने बताया था जो कावेरी नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र था, ये जो कावेरी नदी की जो बात हम जो कह रहे हैं, तो कावेरी नदी जहाँ पे कि जो बांध बनाया था करिकल के माध्यम से, जहाँ पर बांध बनाया गया था, तो कावेरी नदी के जो डेल्टाई क्षेत्र था वो क्या था, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। और अच्छा, उपजाऊ क्षेत्र का मतलब वहाँ पर क्या था, वहाँ का जो भूमि था बहुत ही उर्वर था। तो जब जिस एरिया में जहाँ की भूमि काफ़ी उर्वर रहेगी वहाँ पर कृषि का उपज क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ पे फसल ज़्यादा होगा। जब फसल ज़्यादा होगा तो कृषि अधिशेष की स्थिति होगी ना, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमारे पास अनाज उपलब्ध होगा। तो हमारे पास जब सरप्लस की स्थिति होगा तो ऐसे में क्या होता है, शिल्प उद्योग का विकास होता है। तो कई प्रकार की जो क्राफ्टिंग का काम है वो हमारे यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगा। बर्तन कला का विकास होगा, मूर्ति कला का विकास होगा, ऐसे कई प्रकार का कला का विकास होगा, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, श्रम का विभाजन होता है, क्योंकि पहले ज़्यादातर लोग खेती करते थे। अब देखो, अब काम करने का दायरा बढ़ चुका है। अब सिर्फ कृषि नहीं, कृषि के अलावा बहुत सारे कार्य बढ़ चुके हैं। लोहार है, बुनकर है, ऐसे कई प्रकार के कार्य हैं। अब इसमें क्या होगा, श्रम का विभाजन होता है, मतलब कि लोगों का काम का अलग अलग दायरा बढ़ते चला गया। और उसी में विशेषीकरण, मतलब कुछ लोग स्पेशलिस्ट हो जाते हैं उस काम के। जैसे कोई बढ़ई है तो बढ़ई का काम अगर करता है वो उसी काम में इतना स्पेशलिस्ट हो जाता है कि उससे बेहतर उस काम को कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब इसके वजह से क्या होगा, सूती कपड़ा उद्योग का इंडस्ट्री बनेगा। क्योंकि जो दक्षिण भारत का जो एरिया है वहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा है, तो कॉटन वहाँ पे ज़्यादा उगेगा। चर्म उद्योग, जो जानवरों को जो खाल वगैरह उदाड़ के उससे चमड़ा निकाल के चर्म उद्योग, जूते चप्पल वगैरह सब बनेगा। और उसके बाद नमक उद्योग। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, श्रम का विभाजन के अलावा अलग अलग श्रम में स्पेशलाइजेशन भी दिखता है ना। उसके अलावा कृषि में
कृषि जो कि आय का सबसे ज़्यादा प्रमुख स्रोत, हर एक काल में देखते हैं किसी भी राजा का, जो पुराने टाइम में जो पढ़ते थे, आय का जो जिसको कि भू राजस्व कहते हैं, वो भू राजस्व कहाँ से मिलता था हमको? कृषि से मिलता था। अच्छा, भू राजस्व का जो निर्धारण होता था वो कैसे होता था? ये नहीं कि चलो अंग्रेज़ों की तरह इतना आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। ज़मीन का साइज नाप लेता था और नापने के बाद डिसाइड करता था कि आपको कितना देना पड़ेगा। तो ज़मीन का जो, अच्छा, भू राजस्व का दूसरा नाम क्या था? कदमई। ये नाम ध्यान रखना है। भू राजस्व का दूसरा नाम क्या है? कदमई बोलते हैं। और इसका जो निर्धारण होता था वो कैसे होता था? यानी कि कदमई का जो निर्धारण होता था वो ज़मीन को नाप करके होता था। तो ज़मीन को नापने के लिए तो इकाई चाहिए। जैसे अभी के हिसाब से अगर देख, जैसे कट्ठा, बीघा, एकड़ ऐसे बोलते हैं, तो उस समय कौन सा चलता था यूनिट? वेली और निवर्तन। याद रखना है, ज़मीन को नापने का इकाई क्या है? वेली या फिर निवर्तन। तो वेली, निवर्तन, ये इसका ज़मीन को नापने की इकाई है। इसके अलावा देखते हैं, चूँकि कृषि उन्नत तभी होगा ना जब हमारी सिंचाई व्यवस्था काफ़ी अच्छा होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि जो 160 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर बांध बनवाया जाता है ना। तो अब सिंचाई व्यवस्था जब बेहतर होगा तो सिंचाई व्यवस्था कैसे होगा? नहर और तालाब से सिंचाई ज़्यादातर होगा। तो जो नहर वगैरह जो इसके साइड से जो बांध वगैरह जो बना है, तो साइड से कई प्रकार का नहर भी निकला होगा। तो नहरों का पानी कहाँ तक पहुँचेगा? खेत तक पहुँचेगा। अच्छा, इसके अलावा कई प्रकार के वहाँ पे राजा के माध्यम से कई प्रकार के तालाब का भी खुदाई होता है। तो सिंचाई का व्यवस्था काफ़ी बेहतर था। इसी के वजह से इतना सारा जो है आप जो ढांचा देख, जो कृषि का जो अधिशेष हो रहा है, व्यापार वाणिज्य का जो हो रहा है, वो सिंचाई व्यवस्था जब तक बेहतर नहीं होगा तो कृषि अधिशेष होगा कैसे? तो देखो, तो नहर और तालाब से सिंचाई होता था और इसके लिए क्या होता था? राज्य अतिरिक्त कर भी लेता था। सिंचाई जो आपको जो एक्स्ट्रा जो पानी वगैरह जो दे रहा है, उसके बदले राजा जो है वो आपसे अतिरिक्त कर भी लेता था। ठीक था। अब जरा देखते हैं कि व्यापार वाणिज्य को समझते हैं। वो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बातें था वो हम लोग समझ चुके हैं। अगर हम बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य की बात करें, तो जब कृषि की स्थिति अच्छी होगी तो ऐसे में क्या होगा? व्यापार वाणिज्य भी क्या होगा? काफ़ी अच्छा चलेगा। अब निर्यात की वस्तु की बात करें तो चूंकि उस समय निर्यात भी बहुत ज़्यादा होता था। निर्यात में क्या होगा? मसाले, रत्न और हाथी दांत, ये हम लोग रोमन साम्राज्य को यहाँ से क्या करते थे? निर्यात करते थे। और बदले में वहाँ से हम लोग सोना, चांदी, मदिरा वगैरह ये सब चीज़ क्या करते थे? हम लोग आयात करते थे। उसके अलावा देखते हैं कि आंतरिक और बाह्य व्यापार भी ज़बरदस्त था। आंतरिक व्यापार का मतलब क्या होता है? कि दो राज्यों के बीच व्यापार, जैसे कि उत्तर भारत का दक्षिण भारत से जो व्यापार होता था उसको कहते थे इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब क्या होता था? जब एक क्षेत्र जब दूसरे देश से राज्य, मतलब कि जब जैसे रोमन साम्राज्य से जो हमारा व्यापार होता था उसको क्या बोलते थे? और दोनों ही डेवलप्ड कंडीशन में था। सबसे अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि छिटपुट टाइप का व्यापार होता था, तो ज़बरदस्त तरीके से व्यापार होता था। यहाँ पर पूरा का पूरा जो मदुरै का एरिया जो हम देखते हैं, मदुरै का जो ये एरिया यहाँ पर मदुरै है, मदुरै का पूरा एरिया में जो है अच्छा खासा रोमन सम्राट वगैरह यहाँ पर जो आते थे कभी कभी, और वहाँ के जो राजदूत वगैरह भी आते रहते थे। इसके अलावा देखते हैं कि इसी संगम कालीन के समय में सोने के सिक्के भी जारी किए गए थे। उस सोने के सिक्के का नाम क्या था? कासू, कनम और पोनू। क्या नाम है? कासू, कनम और पोनू। ये दरअसल क्या था? सोने का सिक्का है। तो एग्जाम में कई बार ये भी पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन से सोने के सिक्के थे। अब ये अजीब अजीब सा नाम है तो आपको तो रटना पड़ेगा, कासू, कनम और पोनू। अब देखते हो उस समय कुछ जो फेमस बंदरगाह भी था जहाँ से व्यापार काफ़ी अच्छा होता था, जिसमें से अगर मुजरिस की बात करें तो जो पश्चिमी तट पे था, जो केरल के आसपास का जो एरिया है, और उसके अलावा पूर्वी तट पे पुहार काफ़ी फेमस था वहाँ पे, है ना। तो वैसे तो और भी कई सारे बंदरगाह, लेकिन जो फेमस था वो कौन सा था? पुहार और ये मुजरिस। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, कारूकारा जो था एक प्रकार का सीमा शुल्क था। जब विदेशी व्यापारी लोग यहाँ पर कोई सामान लेकर आते थे तो सीमा पर, यानी कि बॉर्डरी पर, यानी कि जब वो सामान लेकर आते थे तो वहीं पर टैक्स लगाया जाता था। तो क्या नाम था उसका? कारूकारा। ताकि जब वो भारत में बेचने के लिए आए तो उससे पहले उसको पैसा देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क देने के बाद ही आपको अपने यहाँ मार्केट में एंट्री करने देंगे। नहीं देंगे शुल्क तो आपको एंट्री करने में नहीं देंगे। अच्छा, व्यापार के साक्ष्य कहाँ से पता चलता है? जैसे अरिकमडू जो क्षेत्र है वहाँ से दरअसल रोमन बस्ती का साक्ष्य मिला था। अब सीधी सी बात है, रोमन साम्राज्य का बस्ती अगर यहाँ होगा तो निश्चित रूप से किस लिए होगा? वो व्यापार करने के लिए होगा। और वहीं पर आगदस और टिबेरियस जो रोमन सम्राट था उसके द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे वो भी यहाँ पर मिलता है, क्योंकि वही सिक्का वो लोग लेकर आता होगा और यहाँ से क्या लेके चला जाता होगा? मसाले, रत्न, हाथी दांत, ये सब चीज़ यहाँ से लेके चला जाता था। ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारा जो टॉपिक था, हम लोग क्या देखें, इसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। कृषि की स्थिति काफ़ी अच्छी थी क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था काफ़ी बेहतर थी। भूमि का नाप हम लोग किस तरीके से करते थे? वेली और निवर्तन के माध्यम से, और भू राजस्व को कहते थे कदमई।
कावेरी नदी के दलटाई क्षेत्र के चूँकि एरिया वहाँ पर काफ़ी भूमि उर्वर थी और इसके वजह से वहाँ पे और सिंचाई व्यवस्था भी बेहतर था, और इसके वजह से क्या हुआ, कृषि उपज बढ़ा और उससे अधिशेष बढ़ा, जिससे कि शिल्प उद्योग का बेहतर विकास हुआ। और विकास ही नहीं हुआ बल्कि श्रम का विभाजन के साथ साथ उसका स्पेशलाइजेशन भी हुआ। ठीक है, इसके अलावा देखें तो व्यापार वाणिज्य काफ़ी अच्छा था। सोने का सिक्का में कासू, कनम और पोनू चल रहा था। आंतरिक बाह्य दोनों व्यापार काफ़ी अच्छा था। बंदरगाह में हम लोग मुजरिस और पुहार को देख ही चुके हैं, और व्यापार के साक्ष्य हम लोग चूँकि आर्किमेडो से हम लोग को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर जा करके हमारा संगम काल का जो टॉपिक है वो हमारा फिनिश होता है। और अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा गुप्त काल से। ठीक है, थैंक यू।